अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया जहां पर उनसे ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती करने वाले मुल्ज़िमान के बारे में एक सवाल किया गया कि इस किस्म के अफराद के लिए, इस किस्म के भेड़ियों के लिए किस किस्म की सज़ा का तयन किया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने जहां पर फांसी के सिलसिले में एक तरफ हिमायत का इजहार किया है कि इन मुल्ज़िमान को इस तरह से कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सकता है, ताहम उसी दौरान उन्होंने एक और सख्त से सख्त सज़ा की तजवीज़ भी सामने रखी है, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर इस किस्म की सख्त सज़ा दी जाएगी तो आने वाले दिनों में या मुस्तक़बिल करीब में हम इस किस्म के वाक़यात पर फौरी तौर पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से जिस तादाद में, जिस तवातुर के साथ इस तरह के केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं, मुआशरे में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा हो गया है। प्राइम मिनिस्टर की जो तजवीज़ है उस पर हमारे तज्ज़ियाकार किस हद तक इत्तफ़ा करते हैं, इस पर उनसे हम बात करेंगे। आगे चलकर बात करेंगे आज के केस के हवाले से कि एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, और इस सिलसिले में अगर हम प्राइम मिनिस्टर के हवाले से दीगर केसेस का हवाला भी लें, जिसमें अल अज़ीज़िया केस है, एवनफील्ड केस है और तोशाखाना रेफरेंस है, तो तमाम तर केसेस की अगर सूरत हाल देखें, एक्स प्राइम मिनिस्टर अभी बाहर है, लेकिन इसके बावजूद अदालत उनकी तलबी चाहती है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है। इश्तिहारी वो तोशाखाना रेफरेंस में करार दिए जा चुके हैं और बाकी के जो मासी के केसेस हैं उन पर वो सजा याफ्ता मुजरिम ठहरे हैं। अब हमारे तज्ज़ियाकार भी बारहा कह चुके हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तक वतन वापस नहीं आएंगे जब तक उन्हें सियासी माहौल अपने लिए साजगार ना लगे। तो क्या है मियां साहब का मुस्तकबिल, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे तालीमी इदारों के खुलने के हवाले से। 15 सितंबर है आज और पाकिस्तान भर के तमाम जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्कूल्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं, और सिलसिले में जो SOPs जारी किए गए हैं, क्या आने वाले दिनों में हुकूमत और तालीमी इदारे जो हैं वो उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो पाएंगे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब सुक्ताई साहब, NBC वॉशिकर प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी सिर्फ वॉशिकर प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार ज़ुनैरा असद साहिबा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी, और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। गालिबन ज़ुनैरा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ज़ुनैरा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से, जिन्होंने ज़्यादती के मुजरिमों के लिए सख्त तरीन तजवीज़ की हिमायत की है। एक चैनल को इंटरव्यू दिया उन्होंने और कहा कि इस मामले में मुजरिमान की हौसला शिकनी के लिए सख्त तरीन सजा होनी चाहिए ताकि ऐसा करने की कोई हिम्मत जुटाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने ज्यादती करने वाले मुल्जिमान के लिए सख्त तरीन सजा की तजवीज़ तो कर दी और इसके वो खुद से हामी भी हैं, लेकिन क्या तजवीज़ करदा सजा को कानूनी शक्ल मिल सकेगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। NBC, आप समझते हैं जिस सजा का तयन या जिस सजा की तजवीज़ के हवाले से प्राइम मिनिस्टर हिमायत कर रहे हैं, ये कानूनी रूप धार पाएगी? मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अपने वज़ीर और बहुत करीबी साथी फवाद चौधरी की तकरीर सुन लेनी चाहिए, जिन्होंने आज कौमी असम्बली में की है और बताया कि हमारे कवानीन में क्या क्या सज़ाएँ मौजूद हैं, उनमें फांसी भी मौजूद है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के जहन में क्या है ये कल अंदाज़ा हो गया कि उनके जहन में कुछ चीज़ें काटने की बात है, कुछ केमिकल प्रोसेस की बात है, सज़ाए मौत की बात है। सज़ाए मौत से शायद वो पीछे थोड़ा सा हटे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि अगर हमने सज़ाए मौत दी तो GPS जो यूरोप हमें दे रहा है, तिजारत में हमें ज़्यादा मराहत दे रहा है, वो एक्सपोर्ट्स पे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा मसला मईशत भी है इसके मुकाबले में, और लेकिन सज़ाएँ बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। देखिए सज़ाएँ क्या हैं, एक सज़ा केमिकली इम्पोर्टेंट करना है, एक सर्जिकली करना है, एक सज़ाए मौत है, एक कोड़े मारना है, एक दुर्रे मारना है, संसार करना है, और ये 8-10 सज़ाएँ हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। कोई सी मुंतखब कर लें, लेकिन क्या मुंतखब करेंगे, किन मुल्कों में क्या मामला चल रहे हैं। केमिकली इम्पोर्टेंट करना जो है वो आर्जी होता है, वो टैबलेट से होता है, इंजेक्शन से होता है, और वो आर्जी होता है, और वो जब आप दवा छोड़ देते हैं तो वो दोबारा आप नॉर्मल हो जाते हैं। सर्जिकली ख़तरनाक होता है, जो तकरीबन मुस्तकिल होता है। अब जिसको आप सर्जिकली करेंगे या केमिकली करेंगे फ़र्ज़ करें,
वो कितना बड़ा दरिंदा बन जाएगा बाद में, इसको भी देख लें आप। बाहर के मुल्कों में, नाइजीरिया में ये वाक़यात हुए हैं, नाइजीरिया में इस तरह के वाक़यात हुए हैं जहाँ सर्जिकली हुआ है। न्यूजीलैंड है, आपके पोलैंड है, इसराइल है, यहाँ पर रज़ाकाराना टैबलेट्स के ज़रिए आपको सज़ा दी जाती है, और उसमें एक इंसेंटिव भी होता है कि अगर आप इम्पोर्टेंट हो जाएं दवाओं के ज़रिए तो हम आपकी सज़ा में कमी कर देंगे, और सज़ा में कमी कर दी जाती है। अमरीकी रियासतों में रज़ाकाराना ये अमल जारी है। सज़ाए मौत ईरान में संसार करना भी है, ईरान में संसार करना भी है और सज़ाए मौत भी है। सऊदी अरब में सज़ा है और सज़ाए मौत भी है। इसी तरह इंडोनेशिया में सज़ाए मौत है, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो चेक रिपब्लिक में केमिकल का मसला आया था तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। और अभी भी मेरा ख्याल है कोई मुल्क भी करेगा। हिंदुस्तान में कैद की सज़ा है, हिंदुस्तान में 2 सज़ाएँ, एक सज़ा है 10 साल कैद, एक है ताहयात। ताहयात से मुराद है ज़िंदगी भर तो बाहर नहीं आएगा, वो आदि मुजरिमों के लिए, जो आदि होते हैं इस तरह के। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा हमारे कि आदि मुजरिमों से हम ये कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है क़वानीन हमारे पास भी मौजूद हैं, हमारे आइन में मौजूद हैं, हमारे हज़रत पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनका एक बार जायज़ा ले लें, और अगर चाहें तो सज़ाएं सख्त तरीन कर दें, बिल्कुल तो जिस सख्त तरीन सज़ा के बारे में प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये कानूनी रूप धार लेगी? मेरा ख्याल है देखें, धार सकती धार ले, लेकिन इसका असरात देख लीजिएगा आप कि इसके असरात बाद में क्या होंगे। कि वो आदमी दरिंदा बन जाएगा, वैशी बन जाएगा। हमारे वैशी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। सही। जनरल साहब, एनबीसी की गुफ्तगू भी आपने मुकम्मल सुनी, और सज़ा के हवाले से मुख्तलिफ बातें भी हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ख़ुद इसमें जो गुफ्तगू कर चुके हैं, आप किस हद तक हिमायत करते हैं और आगे चलकर वो कानूनी शक्ल इख्तियार करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा वो इस वक्त तक तो उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है या सोच है, और आज हमारे कवानीन में इस तरह की गुंजाइश नहीं है। आप पब्लिक हैंगिंग नहीं कर सकते और ना ही कैस्ट्रेशन कर सकते। लिहाजा जब तक कोई कानून ना इस तरह का बन जाए तो ये बातें सारी इसी तरह ही है जैसे हम और आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपनी राय देते रहते हैं। अब बात यह है कि उनकी अपनी कैबिनेट में बहुत इख्तलाफ है चीज़ों। श्री मज़ारी आप देख लीजिए, उन्होंने इस पे एग्री नहीं किया, वो ह्यूमन राइट्स के आपके वजीर हैं। इसी तरह फवाद चौधरी हैं और भी लोग। बासूरत मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक जो सजा मौजूद है, आज सजाए मौत मौजूद है, वो भी अगर दे दी जाए तो कोई इतना मसला नहीं है। एक चीज, एक कानून आज मौजूद है और उसमें जिस हद तक भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरा ख्याल है उसमें आप कम से कम इस जुर्म के लिए जो मैसेज देना चाहते हैं आवाम को वो जाएगा। अब आप देखिए कि ये पीछे जो हमने एक सजाए मौत दी थी ज़ैनब के कातिल, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हमें यूरोपियन यूनियन से नहीं आया, और ना ही उससे आप ये कह लीजिए कि बच्चों के खिलाफ जराइम रुक गए। सजा का अमल जो है वो तो सजा जजा एक अपने काम का नतीजा है कि आप अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसका नतीजा आपको गलत मिला, अच्छा काम किया तो अच्छा नाम आपने पाया। तो ये तो एक कुदरत का एक निज़ाम है, उसके तहत आपने ये करना है। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि इससे जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं या कोई और के उससे जराइम खत्म हो जाएंगे, तो जराइम तो खत्म नहीं होते। उसके लिए ये जो बदी है, अच्छाई और बदी, ये रब्बुल आलमीन ने वदीयत की है इंसानों के अंदर, और इन्हीं चीजों की वजह से आप अच्छे या बुरे इंसान दुनिया में बनते हैं। इसके लिए एक सोच पैदा करना, माशरे को रिफॉर्म करना, जहां लोगों के अंदर एक खुदा खौफी हो और वो समझें कि ये अगर जुर्म मेरा यहाँ बच भी गया तो कहीं ना कहीं तो मुझे जाके इसका अल्लाह के सामने जवाब देना है। तो ये चीजें तब रुकती हैं। लिहाजा माशरे को रिफॉर्म के ऊपर तवज्जो देना वो ज्यादा जरूरी है। उसके लिए मेहनत दरकार है। उसके लिए आपको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे अदारे जिनमें खास तौर पे आपके मदारस हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनके साथ मिलकर काम करना है। वो मेहनत का काम है, उससे सारे जान छुड़ाते हैं, उसकी तरफ कोई उन इस्लाहात की तरफ बहुत बात नहीं करता।
और ले दे के यहीं आता है कि इसको सड़क पर जनरल साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की अपनी कैबिनेट में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, वहां पर भी लोग इख्तलाफ कर रहे हैं सजाओं के हवाले से, तो जब तक वहां पर इख्तलाफात कम नहीं होते, कानून है नहीं, कानून तो है नहीं और कानून बनाना भी मुश्किल नजर आता है क्योंकि आपके अंदर ही अपने सफों में इख्तलाफ है। लिहाजा जो है आप उसके ऊपर बात करें और उसको वो सजा दें जो मौजूद है। हाँ ठीक है मुज़म्मिल साहब, इंतहाई सेंसिटिव मामला है और मामले की जो सजा है उस पर भी इंतहाई सेंसिटिविटी के हवाले से बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। आप समझते हैं कि इतनी इख्तलाफात होने के बावजूद, मुतज़द राय होने के बावजूद, ये जो प्राइम मिनिस्टर की अपनी तजवीज़ है ये कानूनी शक्ल में निकल कर सामने आ सकेगी? देखिए, ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं, अगर कानून ना भी लाएं तो फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस ले आएंगे और इस हुकूमत ने तो बहुत से काम ऑर्डिनेंस से चलाए भी हैं। फौरी कानून बनाने के लिए तो ऑर्डिनेंस भी ज़रूर से भी काम चल जाता है और फिर मेरा नहीं ख्याल ऑपोजिशन भी कोई इतनी मुखालफत करेगी, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, सज़ा तो देंगे ना कन्विक्शन के बाद, कोई भी सज़ा है तब ही होगी ना जब कन्विक्शन होगी, जब ट्रायल होगा, जब सज़ा और जज़ा का अमल पूरा होगा अदालतों से। अब बहुत लोग ज़ैनब केस का हवाला दे रहे हैं कि जी उसमें मुलजिम 10 माह में फांसी लग गया था, उसके बाद कोई लगा? एक मुलजिम को सज़ा देने से माशरे में सज़ा और जज़ा का अमल मुकम्मल हो जाएगा? हमें अदालती इंसाफ, अगर बर वक्त सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा कुछ भी हो, निज़ाम इंसाफ अगर बर वक्त फ़ैसला नहीं करेगा, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जब देखें ना जी 2-2 साल 3-3 साल ट्रायल चलेगा, 8-8 साल और फैसला नहीं होगा, सज़ा जो भी रख लें उसका क्या फ़ायदा है? मुद्दई रुक जाता है, थक जाता है, उसके घर के बर्तन बिक जाते हैं, उसकी बदनामियाँ शुरू हो जाती हैं। लिहाजा असल बात तो ये करने की है कि ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जिसमें कत्ल है, ये रेप है, बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज़ है, जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनकी जो हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट है और उसका जो हमारे यहाँ फेयर ट्रायल निज़ाम है उसको बर वक्त और सही कैसे किया जाए। मैं हैरान हूँ प्राइम मिनिस्टर ने उस पर बात नहीं की कि कितने, उन्हें ये है कि क्राइम रेट बढ़ा, उन्होंने बात की कितनी प्रोसिक्यूशन हो रही है, कन्विक्शन रेट क्या है, टाइम पीरियड क्या है कन्विक्शन का, एक मुल्ज़िम अपने सज़ा तक, आखिरी अपील तक कितने सालों में पहुंच जाता है। एक ज़ैनब केस की बात ना करें, ये तो इन मुल्ज़मान का भी पता लगा है, एक केस में 2 साल बाद सुलह कर ली इन्होंने। यकीनन मुद्दई 2 साल लड़ के थक गया होगा, 2 साल में जब इंसाफ नहीं मिला होगा, मुद्दई ने क्या किया होगा, सुलह ही कर ली होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि असल इशू ये है कि हमारा निज़ाम इंसाफ बर वक्त इंसाफ करने में के काबिल नहीं है। मुल्ज़िम को बर वक्त और सही सज़ा मौके पर मिलना और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में सज़ा मिलना, कोई इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जस्टिस भी टाइम नहीं। आप भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब तक हम उस पर तवज्जो नहीं देंगे, आप चाहे सर तन से जुदा करने की सजाएं लगा लें, आप 2-2 हिस्सों में लोगों को कहें कि उनकी लाशें 2 हिस्सों में करके चौकों में 40-40 दिन लटकाए रखेंगे, भाई कन्विक्शन के बाद ही करेंगे ना, FIR पे तो नहीं कर देंगे। और कन्विक्शन का क्या तरीका कार है, कन्विक्शन का जो हमारे यहाँ हाल है वो सामने है। प्राइम मिनिस्टर को तवज्जो देनी चाहिए कि वो निज़ाम इंसाफ पर तवज्जो दें, अदालती इस्लाहात लेकर आएं ताकि मुकदमात का बर वक्त फैसला हो सके। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस की सूरत में ये बैठ जाना चाहिए, उन्हें चीफ जस्टिस के साथ बैठना चाहिए कि मैं ये मुकदमात का बर वक्त फैसला कैसे होगा। मैं तमाम मसाइल देने को तैयार हूं, लेकिन फैसले बर वक्त होने चाहिए, जो कुछ चाहिए अदालती निज़ाम को दें और मुकदमात का फैसला बर वक्त कराएं। जुनैदा, हमने कल भी बात की थी कि कोई एक जुर्म नहीं है, हमारे माशरे में इर्द गिर्द हजारों जराइम हैं जिनके हवाले से उनका सिद्दबाब होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं ना, उन केसेस में जो प्राइम मिनिस्टर की तजवीज़ है, आप समझती हैं कि वो उसका लॉ जो है वो पास हो सकेगा, वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा?
तजवीज़ अगर है प्राइम मिनिस्टर की और जितना उनके कैबिनेट मेंबर्स हर चीज़ पे उनको एंडोर्स करते हैं, तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई उसमें कबाहत नहीं है। हो जाना चाहिए। अगर बिल कौमी असेंबली में आता है और नहीं पास होता तो फिर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ही खड़े हो रहे होंगे ना उनके अपने लोग। जैसे आज फवाद चौधरी जो तकरीर कर रहे थे, वो दैट वाज लाइक पोल्स अपार्ट फ्रॉम इमरान खान्स वर्जन के क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि थिंग्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड। जो एक जेल होती है, जेल इज़ सपोज टू बी अ करेक्शनल सेंटर जहाँ पे आपको करेक्शन ऑफ बिहेवियर एंड पे बैक टू सोसाइटी, जो आपने गलत काम किया है उसका एक मौका दिया जाता है। जब आप बाहर जाते हैं तो जेल से बाहर जाते हैं तो बाहर के मुल्कों में जो रेपिस्ट होते हैं और जो पीडोफिलिया की वजह से अंदर गए होते हैं, सारी सोसाइटी को ये पता होता है कि ये किस जुर्म में अंदर गए थे। उनको जॉब्स देते हुए लोग रिलक्टेंट होते हैं, उनके साथ सोशल ताल्लुकात रखते हुए लोग रिलक्टेंट होते हैं। तो वो शख्स एक सारी ज़िंदगी की एक सज़ा काटता है बाहर आने के बाद भी, और हमेशा के लिए पेरोल पे रहता है कि कोई भी कहीं क्राइम दोबारा उस तरह का होगा तो सबसे पहले वो आदमी पकड़ा जाएगा। अब हमारे यहाँ तो जेल से जो क्रिमिनल नहीं भी है वो क्रिमिनल बन के निकलता है। वहाँ पे जिसे कहते हैं ट्रेनिंग सेंटर है हर तरह के जराइम का और सबका। तो बात ये है कि अच्छी बात है, फौरी सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उस फैमिली का सोचें जिसके साथ ये हुआ है। और मैंने कल भी कहा था कि क्या गारंटी है कि कल को वो 2 बच्चे या वो फैमिली किसी गलत रास्ते पे नहीं चली जाएगी रिवेंज में आके, क्योंकि उसे जस्टिस नहीं मिला होगा। तो फौरी इंसाफ ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये जो एक ओवरऑल सिस्टम ऑफ जस्टिस है, इसको अगर हमने एड्रेस ना किया तो एनार्की और केओस उन माशरों में फैलता है। भूख के साथ आप जिंदा रह सकते हैं, आप इंसाफ के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। रज़ा रूमी साहब, बाहर किस तरह से सोसाइटी देखती है इस तरह के केसेस को? इस किस्म के मुल्ज़िमान के साथ सलूक क्या रहता है और किस किस्म की सज़ाएं बाहर हैं कि पाकिस्तान में अगर इस किस्म की सज़ा की तजवीज़ सामने आती भी है तो हम कह सकें कि हाँ ये कानूनी शक्ल का रुख इख्तियार कर ले? ये दुनिया भर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तरह के जिनसी जो हैं जराइम संगीन किस्म के, कई ममालिक उससे नबर्द आजमाए हैं और तरह तरह के उन्होंने तरीक़ाकार जो है वो ढूंढे। उनमें सजाएं भी शामिल हैं, जेल भी शामिल है, तालीम का जो होता है पूरा प्रोसेस वो भी इसका बहुत अहम जुज़्व है। लेकिन यहाँ पे ये जो सख्त सजाओं की बात की जा रही है, देखिए सजाएं हैं, हमारे कवानीन मौजूद हैं। मसला यही है जो सोहरावर्दी साहब ने कहा कि जो हमारा पूरा निज़ाम इंसाफ है वो इस कदर स्लो है, इस कदर वो पेचीदा है और उससे जो है लोगों को सजा होती नहीं है जो है भी कानून में। तो सबसे पहले तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए ये जो पूरा वाकया, ये जो अंधोनाक वाकया मोटरवे पे पेश आया और उस पे जो सीनियर एक पुलिस अफसर ने जो कुछ कहा, अब सवाल ये था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को तो ये चाहिए था ना कि वो सुनकर जो लोगों की उसके ऊपर एक पूरी एक बहस हुई मीडिया में, लोगों का शौक भी हुआ कि वो उनको तब्दील करवाते हैं, लेकिन उनको तब्दील तो किया नहीं। और दूसरी बात ये कि रियासत और गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि मोटरवेज और जो हाईवेज हैं उनको सेफ बनाएं। वो उसके ऊपर भी कोई खातिर ख्वाह अभी तक बात नहीं हुई। बात जो है वो डाइवर्ट हो गई है, इधर केजी कैस्ट्रेशन कर देंगे या पब्लिक हैंगिंग्स होनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बड़ा मकबूल है कि जी फांसी लगा दो तो चौक के ऊपर, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे अभी जनरल साहब ने कहा कि ज़ैनब के जो था रेपिस्ट, उसको दी गई डेथ पेनल्टी, उससे क्या कोई बच्चों की अब्यूज कम हुई है? ये मसला बहुत गहरा और बहुत पेचीदा है। ये सिर्फ फांसियों से हल नहीं होने वाला, और वैसे भी ये कोई इस तरह का एविडेंस आपको नहीं मिलता कि जहां पे आपने कैपिटल पनिशमेंट जो है उसका इतलाक किया हो और वो जराइम जो हैं दुनिया में कम हो गए हो। बल्कि जो रिसर्च है और वो इसके बरक्स है कि इसका कोई फायदा नुकसान ज्यादा होता है। अब ये सारी बातें जो हैं मेरे ख्याल से वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि वो एक पार्लिमानी जो है मुतल्लिका कमेटी, उसके सामने ये मामलात रखें और वो कमेटी जो है इसके ऊपर गौर व खौस करे कि अगर वाकई में कोई सजाओं में तब्दीली करनी है या उसको कंसिडर करना है, उसमें माहिरीन को बुलाया जाए, जो कि एक जमहूरी माशरे में जमहूरी प्रोसेस के थ्रू होता है।
ये इस तरह से कह देना, ये तो देखिए लोग खुश हो जाते हैं वक्ती तौर पे, हाँ जी फांसी दे दो, चौक पे लगा दो, और जाहिर बात है वज़ीर आज़म साहब ने भी, वो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत खुश हैं। मैं देख रहा था कि ट्विटर के ऊपर वो लोग निकाल के कैस्ट्रेशन के हक में वो ला रहे थे, कहाँ तो दुनिया में कवानीन है और कैसे की जाती है वगैरह वगैरह। तो ये बात तो वो है ही नहीं है। हमें तो निज़ाम जो है, पुलिस का जो है निज़ाम, देखिए ये तो मोटरवे पे ना थानों में रेप होते रहे। पंजाब पुलिस की आप अखबारात निकाल लीजिए, कोई डेटाबेस देख लीजिए, पुलिस तो सबसे बड़ी वायलेटर है औरतों के हकूक की। उसको ठीक करना जो है वो कब किसकी जिम्मेदारी होगी? मतलब वो फांसियों से पुलिस तो ठीक नहीं हो जाएगी। आपको निज़ाम पुलिस जो है उसको ठीक करना पड़ेगा, आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि वो किस तरह से खवातीन के साथ पेश आए। पॉइंट फिर वहीं पर आ जाता है कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, फिर उसमें सिर्फ पुलिस का डिपार्टमेंट नहीं आता बल्कि ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, वहां पर अदलिया का निज़ाम में जो है वो भी वहां पर आ जाता है। तो हमारे तज्ज़ियाकार इस हिमायत में जरूर हैं कि सख्त से सख्त सजा का तयन होना चाहिए, लेकिन जनरल साहब ने फरमाया कि कैबिनेट में खुद से इतने ज्यादा इख्तलाफात हैं कि वहां पर यह कहना कि ये जो सजा है, ये जो तजवीज़ है वो कानून का रूप धार सकेगी, ये भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सरकारों ने एक और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया कि मुल्जिम को पकड़ने से लेकर उस पर जुर्म साबित होने का जो अमल है वो इंतहाई तवील हो जाता है। वहां पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, वहां पर शकूक व शुबहात मौजूद हैं, लिहाजा इंसाफ की जो फराहमी है वो बर वक्त और यकीनी होनी चाहिए। एक और केस की बात करते हैं, सियासी नौयत का ये केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद किया आज, और अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें मफरूर करार देने की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। हम अपने प्रोग्राम में से पहले बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि उन्हें जब अदालत ने पाकिस्तान तलबी के हवाले से अहकामात जारी किए तो हमारे तज्ज़ियाकारों की जानिब से बारहा यही जवाब आता रहा कि वो उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक कि सियासी माहौल उन्हें साजगार ना लगे। आज का ये सवाल ओपन डिबेट पर होगा। मैं आप सबसे कह रही हूँ बगैर किसी ऑप्शन के कि एवनफील्ड रेफरेंस में जिस तरह का आज फैसला सामने आया, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी साबिक वज़ीर आज़म के जारी कर दिए गए, अब उनका मुस्तकबिल है क्या? नासिर चौकाई साहब, मियां साहब का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? पॉलिटिकली वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में? नहीं, मैं है पॉलिटिकली वो उनका एक मुकाम है, उनका एक स्टैंड है। हमारे दुनिया में ऐसे बहुत से वाक़यात हैं कि सियासी रहनुमा बाहर बैठकर अपने मुल्क की सियासत चलाते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी को ले लें, आप अल्ताफ हुसैन साहब को ले लें, और बेनज़ीर भुट्टो को ले लें आप। ये सब लोग पॉलिटिक्स बाहर से बैठ के करते रहे, अपनी पार्टी चलाते रहे, और फिर सिवाय एक आदमी के सब वापस आए, आके प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। एक को कत्ल कर दिया गया, वो एक दूसरी बात है, दूसरा मौजू है वो। तो मेरा ख्याल ये कि मुस्तकबिल इतना ख़राब नहीं है उनका सियासत के अंदर, और ये भी मुमकिन है कि वो अपना मुस्तकबिल अपनी बेटी के हवाले कर दें। अच्छा। ये भी बड़ा इम्कान है, और इसमें ये हो सकता है कि नवाज शरीफ की अपनी बहुत बड़ी एक सिंपैथी की लॉबी है, मरियम की अपनी एग्रेसिव और एग्रेसर्स की लॉबी है, वर्कर्स की, जो चाहते हैं कि बाहर आएँ, सड़कों पर आएँ। और मरियम आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिन ट्वीट कर रही हैं, हफ्ते में शुरू कर दिया उन्होंने मुख्तलिफ मामला पे तबसरा करना। नवाज शरीफ के सख्त बयानात आना शुरू हो गए हल्के फुल्के करके। तो मेरा ख्याल ये है कि कोई बुरी सूरत हाल नहीं है, लेकिन बुरी सूरत हाल ये है कि वो इश्तारी हो जाएंगे, वो मफरूर हो जाएंगे, उनकी जायदाद जब्त हो जाएगी प्रोसेस में पूरे। अल्टीमेटली जो प्रोसेस बनेगा, जायदाद जब्त हो जाएगी, उनके असासे जब्त हो जाएंगे। अब हुकूमत का फ़र्ज़ है उनको वापस लेकर आए। हुकूमत के लिए ये बड़ा मसला है, चैलेंज है अवाम की तरफ से कि उनको वापस लेकर आए। मुलजिम वापस आना चाहिए, रियासत का मुलजिम अदालत में पेश होना चाहिए, मुलजिम को पकड़ के गिरफ्तार करके फ़्लाइट में बिठा के पाकिस्तान लाना चाहिए और अदालत में पेश करना चाहिए। आगे बढ़े शहजाद अकबर साहब, पहले भी बढ़ चुके हैं कई बार, और पकड़ के लाएं, बिठाएं और अदालत से गए जी मुलजिम हाजिर है, फिर अदालत जो चाहे करे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कानूनी पेचीदगी और कानूनी दुश्वारियों का उन्हें सामना होगा, असासे जब्त हो जाएंगे, जो कि प्रोसीजर रहेगा कि इसके हवाले से प्रोसिक्यूशन रहेगी, लेकिन सियासी मुस्तकबिल आपको उनका स्टेक पे लगता दिखाई नहीं दे रहा। जनरल साहब, देखिए दरियाब, इन चीज़ों से सियासी मुस्तकबिल में फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में अंडरस्टैंडिंग बड़ी डिफरेंट है लोगों की, वक्त के साथ साथ। वैसे भी
माशरा जैसे जैसे इन्हतात पजीर हुआ तो वैल्यूज भी सामने नहीं रही और उनकी भी कोई खास कदर नहीं रही। जितना जी चाहे आप झूठ बोलें, आपका कैरियर वहीं रहता है, पॉलिटिकल कैरियर। बड़े बड़े दावे करके आप बच निकलते हैं और कोई बाद में फिर नहीं पूछता, वो उसी तरह फिर वापस आके इलेक्शनों में बैठ जाते हैं, इलेक्शन जीत भी लेते हैं। मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, आप एक नहीं 100 इल्जाम आयद कर दें, वो आगे सबको कहेंगे कि ये झूठ से मेरे ऊपर इल्जाम, ये सब दुश्मनी थी मेरे साथ, लोग मान लेंगे, तो कैरियर तो खराब नहीं होता। और फिर आएंगे तो कोई ना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ होगा और अदालत में जाएंगे तो ये सारी चीजें जो है वो दुरुस्त हो जाएंगी, उनकी मजबूरी समझ ली जाएगी कि वाकई बीमार थे और सेहत ठीक नहीं थी, आ नहीं सकते थे, कोरोना भी था यहाँ पे फैला हुआ। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं, निकलने के रास्ते मौजूद हैं, कोई ऐसी रुकावट नहीं है। आज थोड़ा आपको नजर आ रहा है शायद एक वक्ती तौर पे कि एक बड़ा एक तूफान खड़ा हो गया कि उनको इश्तिहारी करार दे दिया, तो इश्तिहारी करार देने से क्या उनके लोग जो हैं वो उसको तस्लीम कर रहे हैं? वो तो सारे कहने बड़ा सदमा हुआ, हमने अदालत का जो कहना है बड़ा दुख से माना, वरना तो मियाँ साहब को ये इश्तिहारी करार ही नहीं देना चाहिए। तो नेचुरली ये एक चीज रिजेक्ट हो गई और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस चीज को तस्लीम ही नहीं कर रहे। तो कैरियर तो उन्हीं के साथ है ना, आपके अपने वोटर्स के साथ। अगर आपके वोटर्स इन चीजों से टच से मस नहीं है तो कैरियर में क्या खराबी आए? वो तो आपके ऊपर हजार जुर्म भी साबित हो जाएं तो वोटर अगर आपके साथ खड़ा है उसी तरह ही, क्योंकि उसकी नजर में वो जुर्म है नहीं, या ये कि उसके इखलाकी तौर पे उसकी सोच मुख्तलिफ है, वो कहता है जी हो गया तो फिर क्या हुआ, खाता तो लगाता भी तो है ना। तो ये अगर सोच हो तो फिर आप देखिए कैरियर कैसे खराब होते, कैरियर तो खराब हो ही नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है यहाँ किसी का भी कैरियर जितना जी चाहे आप कर लें, लूटमार कर लें, जुर्म कर लें, कुछ और कर लें, एंड पे सिर्फ इतना कह दें कि जी हमें सियासी दुश्मनी हो रही है तो कैरियर ठीक रहता है, कैरियर में कोई खराबी नहीं आती। जुनेरा जिला साहब कह रहे हैं अगर इस सियासतदान के साथ उसका वोट बैंक मौजूद है तो करियर कहीं नहीं जाता, वाकई ऐसा है? जनरल अमजद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज वो कहते हैं ना ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो उसमें पॉलिटिक्स को भी ऐड कर लें, जो मर्जी कर लें आप पॉलिटिक्स में। नहीं, मियां साहब का लव है उनके वोटर्स के साथ मेरे ख्याल से। अनफॉर्चुनेटली वो वोटर्स कहते हैं आई वोंट कमेंट ऑन दैट बिकॉज वो कुछ अजीब सी बात हो जाएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मियां साहब सोसाइटी की उस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं जो अच्छा करें, बुरा करें, स्याह करें, सफ़ेद करें, वो लोग हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। अभी आप देख लें, अभी हमने कितनी मुश्किल से एक बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी पेनफुल डिस्कशन थी जो हम पहले टॉपिक पे कर रहे थे कि आम आदमी की क्या हालत होती है केस को लड़ते लड़ते, या अपने लिए इंसाफ लेते लेते, या अपने आप को बेगुनाह साबित करते करते। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिसको अदालत कह रही है कि वो मफरूर है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो वहाँ बैठा हुआ है, उसके सपोर्टर्स कह रहे हैं बड़ा अफसोस हुआ, हम अदालत का बहुत एहतराम तो करते हैं लेकिन बड़ी अजीब बात की है अदालत ने, और फ़लाँ फ़लाँ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। असल में तो मियाँ साहब के साथ ज़्यादती हो रही है। तो आप डिस्पैरिटी देखें कितनी ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, दो सिस्टम्स चल रहे हैं। तो इन दो सिस्टम्स में मियाँ साहब वापस आएंगे तो सारे उन्हें गले लगा लेंगे। हाँ, मियाँ साहब में इतनी हिम्मत है कि नहीं है कि वो वापस आएँ, दैट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। और मेरे ख्याल में तो अगर उन्होंने अपनी सियासत बचानी है तो दिस इज़ हाई टाइम कि वापस आ जाएं। गवर्नमेंट के मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा होगा कि मैं खुद आ गया हूँ, आके अपने वोटर्स को भी दोबारा रेस्टोर करें, अपनी पॉलिटिक्स को भी दोबारा रेस्टोर करें, और अगर नहीं आते तो फिर आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। रज़ा साहब, क्या पॉलिटिकल करियर नज़र आ रहा है आपको साबिक वज़ीर आज़म का? उनका मुस्तकबिल क्या है? जितने भी केसेस हैं, किसी में इश्तिहारी हैं, किसी में मफरूर हैं, सज़ा याफ्ता मुजरिम भी हैं। देखिए, तारीख जो है वो हमें क्या बताती है? तारीख हमें ये बताती है कि नवाज शरीफ जो हैं उनको 2 बार पॉलिटिकल जो है सेटबैक लगा, और 1993 में उनको निकाल दिया गया वज़ीर आज़म के ओहदे से। और उसके बाद जब उनको निकाला गया, इसहाक खान साहब थे उस वक्त प्रेसिडेंट, और फिर वो दोबारा से बहाल भी हुए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन फिर दोबारा से उनको कहा गया कि आप फारिग हैं और नए इलेक्शन की तरफ हम बढ़े। उसके बाद 99 में जब जनरल मुशर्रफ ने अपना कू किया, उसके बाद भी नवाज शरीफ तकरीबन मेरे ख्याल से 11-12 महीने जेल में रहे, फिर बाहर भेज दिए गए। ये दोनों चीजें उन्होंने की हुई हैं, सर्वाइवर हैं वो, पहली तो ये बात है।
और वो वापस आए और आपने देखा कि 2013 में उन्होंने जीता इलेक्शन और आज भी 2018 की इलेक्शन में भी उनकी पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर है और जो भी उस इलेक्शन के बारे में वो और तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के, लेकिन बाहर कैफ पंजाब में उनकी जो पॉलिटिकल बेस है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और उनका जो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ रिश्ता है वो बिल्कुल कायम है। अब ये बात है सियासी और ये कानूनी नहीं है, ये दूसरी नहीं है। जहां तक उनकी सजाओं वगैरह का ताल्लुक है, देखिए अभी तक बहुत पूरे पैनामा के पेपर्स आ गए, उसके ऊपर स्पीडी ट्रायल्स भी हुए, सब कुछ हुआ और जो हमने देखा कि जब उनको निकाला गया तो वो इकामा की बुनियाद पे निकाला गया। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इतने और खुसूसन उनके जो वोटर्स हैं वो इतने भी बेवकूफ़ नहीं है और इतने भी सादा लॉ नहीं है कि एक इकामा की बुनियाद पे निकाले गए वज़ीर आज़म की वो जो उसको वो समझ लें कि इनकी करप्शन साबित हो गई है। ये वाइट कॉलर क्राइम्स वैसे भी मुश्किल होते हैं प्रूव करना, कैपेसिटी भी नहीं है हमारे यहाँ उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये जो कवानीन है, ये जो केसेस होते हैं इस तरह के, वो किसी भी पार्टी के खिलाफ आज अब आप देखेंगे कि हमें तारीख ये बताती है कि आज से कुछ साल बाद कोई और कैरेक्टर्स होंगे इसी करप्शन के केसेस के अंदर, क्योंकि ये एक साइकिल है जो हमने बना रखा है सियासी मकासद के लिए। तो मियां साहब जो हैं वो उनका मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई भी सियासी इससे अफेक्ट हुआ है और वो बिल्कुल उनकी वो बेस भी इंटैक्ट है और उनका मुस्तकबिल जो है खुद शायद वो ना हो क्योंकि वो रिटायर कर जाए, अपनी बेटी को आगे कर दें, या उनके भाई तो ऑलरेडी हैं मौजूदा प्रेसिडेंट जो हैं, लेकिन और वो वापस भी आएंगे लेकिन आई थिंक हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, वो ग्रीन लाइट जब उनको मिलेगी या वो देखेंगे कि हवाओं का रुख बदल रहा है पाकिस्तान के अंदर, सियासी हलचल कोई होती है, कोई तहरीक चलती है, कुछ और होता है, तो वो उसी सूरत में आएंगे। जनरल मुशर्रफ के जमाने में भी वो आए थे जब लॉयर्स मूवमेंट यहाँ चल रही थी, बड़ी अरूज पर थी उस वक्त, और उसी की जो उसको देख के दोनों नवाज शरीफ और बेनजीर वापस आए थे। यही तारीख है हमारी, हालिया तारीख सबके सामने है, कोई दूर की बात नहीं। ठीक, मुज़म्मिल साहब, एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, 22 सितंबर की उनकी तलबी है, माजी के केसेस का भी हमने हवाला दे दिया, पैनामा केस, अजीजिया, एवनफील्ड, क्या है उनका मुस्तकबिल? रोशन मुस्तकबिल है। अवाम देखें, एक कानून की अदालत है, एक अवाम की अदालत है। अगर अवाम की अदालत कानून की अदालत के फैसले नहीं मान रही तो बिलाखिर तो अवाम की अदालत ने कानून की अदालत पर प्रिवेल करना है। जो आवाज़ खल्क है वही नकारा खुदा होगी। हमने भुट्टो की फांसी पे देखा है, लोगों ने नहीं माना उसको कि भुट्टो कातिल है, लोगों ने माना कि भुट्टो का कत्ल हुआ है, जुडिशल मर्डर हुआ है, लोगों ने उस फांसी को नहीं माना, लोगों ने उसकी बेटी को भी वोट दिए, आज भी उसके नाम पे वोट देते हैं। ये अलग बात है कि लोग मुशर्रफ के नाम पे वोट नहीं देते और उन्हें अपनी पार्टी का वारिस नहीं मिला, लोग अयूब खान के नाम पे वोट नहीं देते, उनकी औलाद को भी किसी ना किसी पार्टी का टिकट लेना पड़ता है, लोग ज़ियाउल हक के नाम पे वोट नहीं देते, उनकी औलाद को भी किसी ना किसी पार्टी का जाकर टिकट लेना पड़ता है। लेकिन जो आवाम की अदालत से सुरखू हैं उनकी औलादों को किसी के जाके मोहताजी नहीं है टिकट लेने की, वो आवाम की अदालत में खुद पेश हो जाते हैं आकर। तो हमने देखा है किसको अवाम की अदालत ने सुरखरू किया और किसको अवाम की अदालत ने मुस्तरद किया है। आप जैसे भी इलेक्शन करा लें, जहाँ से भी डब्बे उठा लें, जो भी कर लें, इंजीनियर करा लें, टीटीस का इलेक्शन करा लें, कुछ करा लें, लेकिन अवाम की अदालत का फैसला सबके सामने हर इलेक्शन में आ ही जाता है किसी ना किसी शक्ल में। आप नंबर 1 को नंबर 3 कर लें, नंबर 3 को नंबर 2 कर लें, नंबर 1 को नंबर 4 कर लें, लेकिन एक अवाम की अदालत है, उन्हें समझ है कि कौन कहाँ पर खड़ा है। ज़्यादा मैं नहीं समझता कि अवाम की अदालत में अभी तक नवाज शरीफ को मुजरिम करार दिया जा सका है, जैसे कि अवाम की अदालत में भुट्टो को मुजरिम नहीं करार दिया जा सका था, जैसे कि अवाम की अदालत में बाकी सियासतदान जिनकी सियासी जमातों को पर पाबंदी लगाई गई इस मुल्क में और उन्होंने बाद में नए नामों से सियासी जमातें बनाई, तो वो भी आकर नए नामों से भी अवाम की अदालत में सुरखरू हुए। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ एक सियासी कत्ल किया है, हमारे यहाँ तो सियासी कत्ल की एक लंबी दास्तान है, बलूचिस्तान से शुरू हो जाएं और पंजाब तक आ जाएं।
हमने सियासी जमातों पर भी पाबंदी लगाई है, सियासतदानों पर भी पाबंदी लगाई है, लेकिन हर बार जब अवाम की अदालत में आए हैं तो मैंने आप देख लें किसकी, आप कहते हैं उनके पास मरियम मौजूद है, उधर अयूब के बच्चे भी मौजूद हैं, ज़ियाउल हक के बच्चे भी मौजूद हैं, मुशर्रफ के बच्चे भी मौजूद हैं, वो काउंसलर जीत लें, वो नहीं जीत सकते ना। तो मैं समझता हूं कि आवाम की अदालत का जो फैसला है वो हकीकी और सच्ची फैसला है, मतलब उसके आगे सबको सरलगू होना पड़ता है। मियां साहब का जब तक अपने वोटर के साथ रिश्ता कायम है, उनका सियासी मुस्तकबिल कभी दाव पर नहीं लग सकता। और ये कि हाँ, अलबत्ता उनकी बेटी और उनके भाई अभी मौजूद हैं, हो सकता है आगे चलकर वो पार्टी क़यादत का झंडा उन दोनों में से किसी एक के हाथ में थमा दे। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क में तवील बंदिश के बाद तालीमी इदारे आज से खोल दिए गए हैं। स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, तलबा और असातिज़ा आज अपने अपने तालीमी इदारों में पहुँचे। लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत ने कुछ SOPs जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। एक क्लासरूम में बच्चों की आधी तादाद को बिठाया जाएगा। स्कूलों में हाथ धोने की सहूलत को बढ़ाया जाए और सैनिटाइजर्स भी मुहैया किए जाएंगे। साथ ही साथ स्कूल में दाखिल होने से पहले हर शख्स का दर्जा हरारत चेक किया जाएगा। अगर किसी बच्चे में खांसी के हवाले से, बुखार के हवाले से किसी किस्म की कोई अलामात जाहिर होती हैं तो उसे छुट्टी देकर उसका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट आने पर ही वो बच्चा स्कूल में आ सकेगा। ब्रेक नहीं होगी, बच्चे घर से लंच लेकर जाएंगे, कैंटीन्स को नहीं खोला जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर किसी को खांसी या बीमारी की अलामात जाहिर होती हैं तो स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि वो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर यह आती है कि क्या हुकूमत इतनी बड़ी तादाद में इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र SOPs पर अमल दरामद करवा पाएगी या अमल दरामद करवा पाने में वो कामयाब भी होगी? NBC बताएगा जिस किस्म के SOPs जारी किए गए हैं, इसी किस्म के अहकामात पब्लिक जो रेस्टोरेंट्स हैं जो या दीगर मकामात हैं उस हवाले से भी जारी किए गए थे, वो हमने देख ली सूरत हाल। तालीमी इदारों के हवाले से आपको क्या लगता है हुकूमत की स्ट्रेटेजी इतनी बड़ी तादाद में अमल दरामद करवा पाएगी? देखिए, इन्हीं बच्चों ने ईद की शॉपिंग की है, इन्हीं बच्चों ने कुर्बानी की है, यही बच्चे गाय बैल को लेकर गलियों में घूमते रहे बगैर मास्क के। अब ये मास्क पहनकर स्कूल जा रहे हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ रही हैं। एक बच्चे का इंतकाल भी हो गया है, वो घर में बिल्कुल सही थी और स्कूल आई, मास्क पूरा वक्त जब उसने मास्क पहना तो शायद उसका दम घुटा और वो सीढ़ियों से गिर के इनको उसका इंतकाल हो गया। तो बच्चे लंबे ड्यूरेशन के लिए मास्क पहनने पर तैयार नहीं है। दूसरी बात ये कि जो स्कूल हैं जो हमने आज TV पर देखे, हमारे कैमरामैन और रिपोर्टर्स ने कवर किए, वो बड़े स्कूल थे, वो खासे बड़े स्कूल थे जहाँ पर वॉश बेसिन भी है, हर चीज़ दस्तियाब है, स्टाफ भी है, बाहर चौकीदार भी खड़ा हुआ है सैनिटाइज़र लिए हुए, उसके बाद हाथ धोने के लिए एक जगह भी मखसूस है, फिर टीचर भी खड़ी हुई है गाइड करने के लिए और गैप भी दिया जा रहा है। लेकिन छोटे स्कूलों में क्या करेंगे आप, जहाँ जगह ही नहीं है, जहाँ पर इस एक्टिविटी की जगह नहीं है। सारा स्कूल 2 कमरों के अंदर है, 3 कमरों के अंदर है, कोई कंपाउंड वॉल भी नहीं है, कोई ग्राउंड भी नहीं है। क्या करेंगे उस स्कूलों का आप? फिर बच्चों की अपनी आदत। अच्छा, फिर प्राइमरी पीछे आ रही है आपके, तो प्राइमरी के बच्चे तो बहुत माशाल्लाह शरीर होते हैं, वो तो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं करते। स्कूल किस हद तक खर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि उनको आमदनी करनी होती है, उनको पैसा कमाना होता है, वो पैसा खर्च क्यों करेंगे सैनिटाइज़र पे और तौलिया पे और पानी पे और केमिकल्स पे और स्प्रे पे और क्लासरूम को डिसइंफेक्ट करने पर क्यों करेंगे पैसा खर्च? वो तो पागल हो गए हैं वो लोग। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर अमल दरामद होगा। और पेशावर में तो एक स्कूल में इकट्ठे 6 टीचर्स पॉजिटिव निकल आए आज ही के आज ही। तो अब आप देखिए ना, जब टेस्ट होंगे, टेस्ट बढ़ेंगे और बच्चे आपस में मिलेंगे, बच्चों के दरमियान फासला आप कायम नहीं कर सकते, गारंटी कोई फासला नहीं। पाकिस्तान के अंदर चाइना वाइना में होगा, हम नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है ये SOPs पर अमल नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का फजल हमारे साथ है, अल्लाह करम हमारे साथ है और हम महफूज हैं। सुनहरा, क्या लगता है आपको, ये SOPs पर अमल दरामद करवाने में गवर्नमेंट जो है वो कामयाब होगी?
नहीं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये प्लान कर रहे थे स्कूल्स को खोलना, तो फिर इन्होंने टीचर्स का मैंडेटरी क्यों नहीं किया कि टेस्ट करवा लें पहले सब टीचर्स की या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, या इवन जो बाहर खड़े हुए टेम्परेचर ले रहे हैं, वो पीएन्स के हाथ में एक थर्मोमीटर है, दे डोंट इवन नो हाउ टू रीड इट। क्या वो उसको रीड करके किसी को रिपोर्ट करते हैं? क्या ये सारी रिपोर्ट रोज़ किसी एक सेंटर पॉइंट पे जा रही है, और क्या वो कहीं और रिपोर्ट हो रही है कि इस स्कूल में आज इतने केसेस हो गए, या इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, फलां बच्चा छींक रहा था, स्टफ। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्या इसकी पहले कोई ड्रिल हुई है, इसकी कोई एक्सरसाइज हुई है, लोगों को समझाया है? मतलब बच्चों की बात तो हम बाद में करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को क्या आपने बताया, किस तरह चीज़ों को मॉनिटर करना है? नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू सैनिटाइज़र, तो लोग बड़े चीप सैनिटाइजर्स रख देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, जो कि उल्टा नुकसान ज़्यादा कर रहे होते हैं, और वो भी बच्चों के लिए यूज़ होने हैं। फिर हाउ वुड यू मॉनिटर द चिल्ड्रन इन द वॉशरूम्स? वो वॉशरूम में हाथ धो रहे हैं नहीं धो रहे, ये कैसे मॉनिटर करेंगे? क्या बाथरूम जाने के लिए भी कोई स्पेसेस क्रिएट किए हैं, स्लॉट्स बनाई हैं आपने? तो दिस ऑल साउंड्स वेरी एम्बिगुअस टू मी। मुझे नहीं लगता कि कोई सोची समझी ये कोई लेड आउट कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी है। ये उन्होंने बस खोलने में कुछ जल्दी कर दिया बिकॉज दे थॉट कि हम पे प्रेशर है स्कूल ओनर्स का, स्पेशली प्राइवेट स्कूल ओनर्स का। तो अगर उनके प्रेशर में भी खोला है तो आई डोंट नो गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या बनेगा, जहाँ पे लोग ज़मीन पे बैठते हैं, बच्चे ज़मीन पे बैठते हैं, MPS की गायें भैंसें वहाँ पे बंधी हुई होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पे आप अभी चीज़ों को मैनेज करने के काबिल हैं। रज़ा रूमी साहब। जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ जो कुछ कहा गया कि ये बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क है, और ये मालूम नहीं हो रहा कि क्या वाकई में कोई बहुत ही थॉट आउट किस्म का प्लान या स्ट्रेटजी जो है वो बनाई गई है। जाहिर बात है, एक तो प्रेशर भी है स्कूल ओनर्स का, दूसरा ये कि बच्चे भी और घरों में तंग हैं, माँ बाप भी तंग हैं, तो इसलिए, और दूसरा ये कि मुल्क में एक नॉर्मलसी की तरफ भी वापस आ रहे हैं सारे, तो गालिबन उसी वजह से ये किया गया। अब यही बात है मेरे ख्याल से SOPs को गवर्नमेंट कहाँ तक इम्प्लीमेंट करवा सकेगी। एक हद तक ही वो बार बार डायरेक्शंस और ताकीद ही कर सकती है। तो अभी तो ये स्कूल ओनर्स को चाहिए होगा कि वो इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाएं, और उनको बार बार तंबीह करनी होगी कि वो खुद अपना भी और बच्चों का ख्याल करें। लेकिन यहाँ पे ये सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे मुल्क की बेशतर तादाद है बच्चों की, वो तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, और वहाँ पर तो पहले ही कोई फैसिलिटीज की अदम दस्तयाबी के ऊपर बार बार हम जिक्र करते रहे हैं। कई स्कूलों में तो बाथरूम्स नहीं है, कईयों की बाउंड्री वॉल्स नहीं है, कईयों की छतें नहीं है, फर्नीचर नहीं है। अब वहाँ पे क्या डिस्टेंसिंग होगी और क्या SOPs होंगे, अभी अल्लाह ही जानता है। जैसे NBC ने भी कहा कि अल्लाह का करम है, तो यही हम कह सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं कि जो है ये मामला जो है संगीन ना हो या मसला मजीद पेचीदा ना हो। NBC एडियो कमेंट क्विकली, फिर मुझे मुज़म्मिल साहब की तरफ जाना है। नहीं, मैं बहुत छोटी सी बात करना चाह रहा था कि स्कूल तो खुल गए और खुल जाएंगे 2-4 हफ्तों में। शादी हॉल भी खुल गए हैं। जी जी जी, शादी हॉल भी खुल गए हैं, और शादी हॉल का आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि वहाँ किस तरह ख़वातीन एक दूसरे से मिलती हैं, किस तरह तकरीबात होती हैं, मेहंदी है, माइयों है, और फिर शादी और फिर वलीमा है, और फिर मास्क तो नहीं खपेगा मलबूसात के ऊपर। तो अब देख लें आप लोग क्या करना है। मुज़म्मिल जोहरवर्दी साहब। देखिए, मैं भी प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू सुन रहा था हालिया, तो उनसे पूछा गया कि हमने क्या किया जिससे पाकिस्तान में कोरोना को शिकस्त हुई और इतनी ज़बरदस्त कामयाबी मिली। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसके जवाब में कहा कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की, कर्फ्यू लगा दिया और लॉकडाउन किया, और हमने नहीं लगाया। तो अगर तो स्ट्रेटजी यही थी कि हमने लॉकडाउन नहीं किया और हमने कोरोना को शिकस्त दे दी, और जिन कंट्रीज़ ने लॉकडाउन किया और वहाँ कोरोना फैल गया, अगर नैरेटिव ये है और बैरोमीटर कोरोना को शिकस्त देने का ये है कि चूँकि हमने कोई लॉकडाउन नहीं किया, हमने ज़िंदगी को नॉर्मल की तरफ लेके आए, तो हमारे यहाँ कोरोना को शिकस्त हो गई, और जिन मुल्कों ने ज़िंदगी को जामद किया वहाँ कोरोना जो है उसने ज़िंदगी को शिकस्त दे दी।
तो मेरे ख्याल में इस अगर वाकई ऐसे हमने शिकस्त दी है जैसे प्राइम मिनिस्टर हमें समझा रहे हैं, तो फिर स्कूल खोल के हमने ठीक फैसला किया है। ज़िंदगी को नॉर्मल की तरफ कल को हम कहेंगे कि हमने स्कूल खोल दिए और हमने कोरोना को शिकस्त दी। जिन मुल्कों ने स्कूल नहीं खोले वहाँ कोरोना फैल गया। इस वक्त तो नैरेटिव यही है। जिन मुल्कों ने शादी हॉल बंद रखे वहाँ कोरोना फैल गया। जिन मुल्कों ने शादी हॉल NBC खोल दिए वहाँ कोरोना को शिकस्त हो गई। जिन मुल्कों ने, मेरा मतलब है कि पार्क्स, रेस्टोरेंट सब कुछ खोल दिया, वहाँ वो मुल्क ने कोरोना को शिकस्त दे दी। जिन्होंने बंद किया वहाँ कोरोना फैल गया। तो इस नैरेटिव में मैं समझता हूँ ये बहुत दुरुस्त फैसला उन्होंने किया है। हमें SOPs की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। और ये छोटे मोटे जैसे इस्लामाबाद में आज एक स्कूल को सील करना पड़ गया है कि वहाँ 16 बच्चे निकल आए, इनको बॉदर नहीं करना चाहिए। हमें ज़िंदगी को नॉर्मल की तरफ लाना चाहिए और SOPs की परवाह नहीं करनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ खोलना चाहिए। इसी तरह तो हमें बताया जा रहा है कि हमने कोरोना को इसी तरह शिकस्त दी है, और तो कोई तरीक़ाकार था ही नहीं। और NCOC ने क्या किया सिवाय इसके अलावा? तो मेरे ख्याल में इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हम ये भी ना एक्सपेक्ट करें कि अमल दरामद करवा पाएगी गवर्नमेंट? हाँ नहीं, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने पहले रेस्टोरेंट्स में कराया है, पहले मार्केटों में कराया है, पहले दफातर में पहने जा रहे हैं मास्क। जो जितने दफातर खुले हैं क्या उनमें मास्क पहने जा रहे हैं? इसलिए मैं नहीं समझता कोई इतने SOPs की परवाह करने की ज़रूरत है। जनरल साहब देखिए, इतने बड़े पैमाने पे खास तौर पे बच्चे, उनको पाबंद करना है, SOPs इम्प्लीमेंट करना लाजमी बात है कि वो मुश्किल होता है। और मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं वो भी नेचुरली इतने बड़े पैमाने पे मॉनिटरिंग करना भी मुश्किल होगा। आज एक मेरा ख्याल मेडिकल कॉलेज इन्होंने बंद किया है। ये कुछ दिन तक तो आप ये मैनेज कर सकते हैं इस तरह का, लेकिन अगर ये चीज फैले तो आपके लिए मुश्किल होगा। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें ऑप्शन दूसरी बातें रखनी चाहिए कि अगर ये चीज बढ़ती नजर आए तो फिर स्कूलों को दोबारा बंद कर दिया जाए। ये हुआ है दूसरे मुल्कों में। अभी इंग्लैंड में स्कूल उन्होंने दोबारा बंद करने शुरू किए हैं। इसी तरह फ्रांस में बढ़ना शुरू हुआ है, फ्रांस में फिर दोबारा वो स्टेप्स अपने वापस ला रहे हैं। तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं आपने किया है। अगर मामला सीधा चलता रहे तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है, लेकिन वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर ये प्रॉब्लम बनती है तो स्कूल दोबारा बंद कर दिया जाए। सही। अवाम का रद्द-ए-अमल और हुकूमत की तरफ से जो अब तक की हिकमत अमली इख्तियार की गई है उसको देखने के बाद लगता है कि हुकूमत मुश्किल ही SOPs पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो। साथ ही साथ तजवीज़ ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता केसेस 1 से 2 हफ्ते में ही बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो हुकूमत को चाहिए कि स्कूल और कॉलेज को एक बार फिर से बंद किया जाए। अगले सवाल के लिए मेरे पास इंतहाई मुख्तसर सा वक्त है। सवाल ये है कि मकबूजा कश्मीर में चूंकि 50,000 मंदिरों की तामीर का आगाज कर दिया गया है और कई मंदिर, तारीखी मसाजिद, दरसगाहों और दरगाहों की जगह पर भी तामीर किए जा रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारतीय हुकूमत इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत को खत्म करना चाहती है। लेकिन जनरल साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान के पास भारत के अज़ाइम को रोकने का कोई रास्ता आपको नजर आ रहा है? 30 सेकंड्स प्लीज। देखिए, इस तरह तो कोई रास्ता नहीं है। ये आफ्टर ऑल एक आलमी कानून की वायोलेशन है और पाकिस्तान को बड़ी एक्टिव किस्म की ये इस पर डिप्लोमेसी भी करनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। वो जो रास्ता हमारा बड़ा एक सीधा था कि हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अपनी लॉन्च करें, वो मुहिम हमने ना पहले की है ना अब तवक्को है, और वही चीज है जो कानून के जरिए आप उसको हैंडल कर सकते हैं। बाकी तो लोकल लोगों का रिएक्शन है। अगर वो भी रिएक्शन नहीं करेंगे तो आप जितने जी चाहे, अभी आप देखिए कि भारत में मुसलमानों के ऊपर कितने मजालिम हो रहे हैं। वहां पे लिंचिंग होती है, गाय के गोश्त के ऊपर रोज मारे जाते हैं, लेकिन वहां के मुसलमान एहतजाज नहीं करते। वहां देवबंद के मौलवी जो हैं वो फिर भी लगे हुए हैं उनके हमायत करने की, जी बड़ा भारत ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक कर रहा है, कश्मीर भी भारत का है, सब कुछ वो बातें उनकी हमायत कर रहे हैं। तो जब मुसलमान खुद ये करेगा तो आप बाहर से बैठे क्या कर लेंगे? मेरा ख्याल है कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को आपको जाकर दरवाजा खटखटाना चाहिए। ठीक है, NBC क्विकली प्लीज। देखिए, भारत सब कुछ सारे खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन हम उसको रोक नहीं पाए, ना उसका हाथ रोक पाए, ना उसके इक़दाम रोक पाए, ना उसकी डिप्लोमेसी रोक पाए, ना उसकी डिप्लोमेसी काउंटर कर पाए। मैं समझता हूँ कि वजारत खारजा और वज़ीर खारजा का अब तक का रिकॉर्ड अगर आप देख लें तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर वो कुछ कर पाएँ। मुझे लगता नहीं कि कुछ कर पाएंगे। वो फिर किसी को फ़ोन करेंगे कि देखो यार भारत इंडिया ये कर रहा है, और फ़ोन की तस्वीर आ जाएगी और ख़बर आ जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सही। रज़ा साहब, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि क्या कर सकते हैं पाकिस्तान इसमें। जो है वो आलमी कवानीन या जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं
उनको बिल्कुल अलर्ट कर सकता है पाकिस्तान, और और ये हमें खैर करना भी चाहिए, बिकॉज अगर ये इस तरह से मजहबी आज़ादियों के ऊपर जो है वार हो रहा है तो फिर ये तो साहब बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी भी है। मगर मसला इधर वहाँ पे वही है जो हमें दरपेश है पहले से भी, और वो ये है कि हम क्या वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की लेवल के ऊपर या हमारी जो डिप्लोमेसी है, दुनिया के ममालिक क्यों नहीं हमारी बात सुनने को तैयार। ये बात जो है असल में ये गौरतलब बात है, इसको हम एक बार हैंडल कर लें तो बाकी मसाइल के ऊपर हमारी आवाज़ है उसका असर। ठीक है मुज़म्मिल साहब। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के साथ पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है, जो कुछ भारत ने कर लिया है कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर कश्मीर पॉलिसी के हवाले से एक रिव्यू की ज़रूरत है। और अब तक की इस गवर्नमेंट की कश्मीर पॉलिसी एक मुकम्मल फेलियर नज़र आ रहा है। ना ये इंटरनेशनल राय आमा हमवार कर सके हैं। मुल्क के अंदर आप जितनी मर्जी खबरें और तराने चला लें, पाकिस्तान के अंदर तो राय आमा हमवार है ना जी। बच्चा बच्चा कश्मीर के साथ है और हम सब कश्मीर हमारी शहरग है, ये हमारा मतलब कायद-ए-आज़म ने हमें बताया और हम इस पर मुकम्मल कामिल यकीन रखते हैं। ठीक है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या दुनिया इस बात पर यकीन रखती है? पहले तो कहते थे चोर हुक्मरान थे, उनकी को ईमानदार आएंगे तो बदल जाएगा। लीगली इसको फाइट करना पड़ेगा इंटरनेशनल फोरम्स पे, और अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि हम इंडिया को जाके हाथ से रोकें तो वो तो हम नहीं कर सकते। सो इसका लीगल रास्ता लेना पड़ेगा। सही, लीगली फाइट करना पड़ेगा, फॉरेन पॉलिसी और एक्टिव डिप्लोमेसी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। इसके अलावा इसका कोई हल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।